हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इकाई 3 नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। तो आप जैसा कि मैंने आपको इकाई 1 इतिहास और इकाई 2 भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया बहुविकल्पीय के। तो आज चलिए हम बात करते हैं आपके नागरिक शास्त्र से कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना आप नहीं भूलेंगे और ये प्रश्न को हमेशा रिवाइज जरूर करते रहिएगा ताकि आपको कंठस्थ हो जाए और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा कर सको। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश, यानी बेल्जियम जो है, जो यूरोपीय महाद्वीप हमारा है, उसमें ये स्थित किस भाग में, यूरोप के किस भाग में है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किस भाग में है? तो आपका बेल्जियम जो पड़ता है पश्चिमी यूरोप के भाग में है। कहां पे है? पश्चिमी यूरोप के। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न वहीं से दिया हुआ है कि बेल्जियम क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत के किस राज्य से छोटा है? पूछा है किस राज्य से छोटा है। तो हिमाचल प्रदेश लिख दिया है, उत्तराखंड दिया है, झारखंड दिया। तो ये जानिएगा क्यों किससे छोटा है जनसंख्या में? हरियाणा से। इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड की आबादी से ज्यादा है लेकिन हरियाणा की आबादी से कम है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, हरियाणा के। अब इसी बेल्जियम से ही तीसरा सवाल है कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? कितने प्रतिशत आबादी जो है फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? तो आप देख रहे हो 20%, 80%, 40%, 70%। तो आपका जो ऑप्शन है वो कितना है? 80%। यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले बेल्जियम में कितने हैं? 80% लोग हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं? 2 उपसमूह हैं कि 6 उपसमूह है कि 4 उपसमूह की 8 उपसमूह? देखिए श्रीलंका से तो क्वेश्चन एकदम आप रट जाइएगा श्रीलंका से, क्योंकि आपका ये पड़ोसी देश है होने के नाते इससे क्वेश्चन भी उठते हैं, क्योंकि इसके बारे में आपके पास जानकारी क्या होती है? ज्यादा होनी चाहिए पड़ोसियों के बारे में। तो कितने? 2 उपसमूह। कितने? 2 उपसमूह। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ? आपका ए सही होता है, 2 उपसमूहों में। चलिए आगे देखते हैं। सिंगली सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश श्रीलंका का एक द्वीपीय देश है। यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? कौन? सिंघली, जो क्या है? श्रीलंका का द्वीपीय देश है। किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो ये हमारे 1946, 1947, 1948, 1950। देखिए हमारी आजादी के, हमारे देश की आजादी के करीब के समय लिखे गए थे। ये जानिएगा कि हमारी आजादी के ठीक 1 साल बाद की बात है ये, यानी कि 1948 में। आगे देखें, लिखा है कि वर्ष 1956 में कानून पारित पर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था? अभी एकदम जो प्रश्न उसी संबंधित। तमिल को, द्रविड़ संस्कृत, दक्षिणी हिंदी, सिंघली, वो था सिंघली। आगे देखिए, अब दिया है कि किस वर्ष लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इमल यानी लिट्टे, जो कि क्या है, इसको एक आतंकवादी संगठन श्रीलंका का माना जाता है, नामक संगठन ने तमिलों के अधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ किया जो गृह युद्ध में बदल गया? वर्ष 1980 के समय कि वर्ष 1985 के समय कि वर्ष 1977 के समय कि वर्ष 1982 के समय? तो जवाब देने की कोशिश करें। आप लोग अगर पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो तो जवाब दो आप। कौन सा सही है इसमें? जी हां, बहुत अच्छे, वर्ष 1980। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में कितने तर्क दिए जा सकते हैं? 3 तर्क, 5 तर्क, 7 तर्क, 2 तर्क, 3 तर्क, कितने? तो हाँ, आपके 2 तर्क दिए जा सकते हैं। सत्ता की साझेदारी कितने? 2 तर्क दिए जा सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्वशासन में किसके माध्यम से स्वयं शासन करते हैं? किसके माध्यम से स्वयं शासन करते हैं? संस्थानों के माध्यम से,
सार्वजनिक स्थलों के माध्यम से या कार्यालयों के या सामाजिक संस्थानों के। तो इसका सब चीज तो तीनों है क्या, संस्थान ही एक प्रकार का है, तो आप संस्थानों के माध्यम से। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ये ए। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए लिखा कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से विभिन्न संस्थानों के बीच सत्ता का क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है, सांस्कृतिक गतिविधि बनी रहती है, बंटवारा बना रहता है, शक्तियों का निर्धारण बना रहता है। तो याद रहे कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से विभिन्न संस्थानों के बीच क्या होता है, जब सत्ता क्या होती है, एक सीधी रेखा में चली, यानी सत्ता का स्थानांतरण एकदम सही होता है, तो वहां पे क्या हमारा बनता है, संतुलन हमारा बना रहता है हमेशा। ये चीज याद रखें, संतुलन बनाए रखना सत्ता के लिए बहुत जरूरी आपके लिए होता है। अब आपके सामने नागरिक शास्त्र के अध्याय 2 संघवाद की में से चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ, जो ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे समझना कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसमें सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है। प्राचीन लोकतंत्र वह है, या आधुनिक लोकतंत्र है, या मध्यकालीन लोकतंत्र है, तो वह हमारा स्थानीय लोकतंत्र न होकर आधुनिक लोकतंत्र है। आपको लोग को लगा होगा कि सर ऑप्शन देंगे स्थानीय लोकतंत्र, ऐसा नहीं है। अदालतों को संविधान एवं विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। कौन विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह उच्च न्यायालय निभाता है, सर्वोच्च न्यायालय निभाता है, या निम्न न्यायालय या जिला न्यायालय। तो अदालतों को संविधान में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने के लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होगा, बहुत बड़े स्तर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे बड़ा स्तर न्यायालय का कौन है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, यहां इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब है आपका कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य, यानी इन दोनों इकाइयों के बीच, या एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच, या व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के बीच। तो याद रहे संघात्मक शासन प्रणाली जब भी विभाजित होती है वो हमेशा केंद्र एवं राज्यों की इकाइयों के बीच होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रहे आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद होगी, पहले हमारे यहाँ कितने केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन आपके जम्मू कश्मीर के 2 भागों में बट जाने से, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से हमारे कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 9 हो चुकी है। यानी अगर आप पहले का ही जानते रहोगे या ये सोचोगे कि टूटा तो 8 ही हुआ ना, तो ये भी आपके लिए गलत साबित हो सकता है। अतः आपका ऑप्शन नंबर ये जान लीजिए कि 9 हो चुके हैं केंद्र शासित प्रदेश आपके। भारत की संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया, इसे क्या कहा गया? पंचायत या नगर पालिका, स्थानीय सरकार या सामाजिक संगठन, आर्थिक संस्था। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम कि स्थानीय सरकार या सामाजिक संगठन या आर्थिक संस्था, ऐसा सरकार के द्वारा कोई चीज संचालित नहीं होता है। वो है सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है, पंचायत या नगर पालिका की जिम्मेदारी सरकार लेती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? ये तो सब लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते कितनी भाषा को मान्यता दी गई। 20, 21, 22, 23। बहुत तेजी के साथ सब लोग आंसर मार रहे होंगे कि 22। कितने? 22। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य नहीं है यानी कौन? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली। संघ शासित और संघीय में दोनों में फर्क है। आपको मालूम है कि संघ पूछा, संघीय यानी दिल्ली क्या है, केंद्र के शासित है, संघीय प्रदेश नहीं है दिल्ली हमारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता है। ये बहुत आसान कह लें, या जिनको नहीं मालूम होगा उनके लिए तो बहुत कठिन है ही।
भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? अभी अभी हमने बताया संघीय और केंद्र शासित का मतलब, तो जो संघ के द्वारा संचालित हो, अर्थात सरकार के उस पर यानी मुख्यमंत्री यानी विधानसभा के द्वारा वो पूरी तरह संचालित होने वाले सरकार हो, तो वहां पे कितने राज्य ऐसे? 27, 29, 28, 30। तो कितने हुए हमारे टोटल? एक 29 से क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जब हट गया तो हमारे बचे कितने? पहले 28 से 29 हुआ था तेलंगाना बढ़ने पर, फिर जम्मू कश्मीर हट गया हमारा, तो फिर हमारा आ गया क्या? 28, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हुआ हमारा। अब है आगे कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी, यानी कब हुई थी? पंचायती राज की व्यवस्था कब से चल रही? 1980 में या 1990 से या 2004 में या 1992 में? तो हमारे पंचायती राज की व्यवस्था 1992 ईस्वी से है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा इसी समय केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत भी हुई थी? ये चीज कब शुरू हुई थी? वर्ष 1995 के बाद, वर्ष 1993 के बाद, या वर्ष 1990 के बाद, या वर्ष 1988 के बाद? कब वो गठबंधन सरकार की शुरुआत भी हुई? वह था वर्ष 1995 के बाद। तो एक चीज याद रखिएगा, आपके ये दोनों लेसन से 10-10 हमने यानी टॉप 20 नागरिक शास्त्र से भी मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करा दिए। अब एक चीज याद है कि इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें आपको हमें समझाने की जरूरत हो। तो चूंकि ये हमने जो टॉपिक मैं आपको बताया हूं, इसको बस ध्यान देने की जरूरत है और अपने माइंड में सेट करने की जरूरत है। अब इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है कि ये बता दे कि आपको इसे आपको याद हो जाए। तो ये आपको एक बार समझिए और इसको रट जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने मैंने इतिहास भूगोल से बताए और ये नागरिक शास्त्र आपका रहा, सबको आप एकदम रिवाइज कर जाइए। तो आज के लिए इतने, अगले वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स से भी लेकर आने वाला हूं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो बहुत ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत शानदार होने वाली है। तो आज की वीडियो जिस किसी भी को क्या सबको यदि पसंद आई है तो सब के सब उसे लाइक और शेयर मार दें, कोई छोड़े ना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। और जिसने भी अभी सोम क्लासेस के चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द